हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हम ऑलरेडी अपने अगले लेक्चर में बात कर चुके हैं। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और साथ में ही हम बात करने वाले हैं ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी की इस वाले लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को वो कौन कौन से हैं? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड इज टेम्परेचर, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज कैटलिस्ट। So let's understand all these factors one by one. And first one is nature of reactant. अब देखो जो रिएक्शन होती है उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं बेटे, वो रिएक्टेंट जो है उनके बीच में किस तरह के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन का रेट कैसा होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि जो रिएक्टेंट है वो आयनिक रिएक्टेंट है, मतलब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे कि Na है, तो Na के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। Cl के ऊपर कौन सा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो क्या रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो आयनिक स्पीसीज है। आयनिक है तो ऑब्वियस इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। सो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी ओवरऑल वो किस तरह की होगी? फास्ट रिएक्शन होगी, है ना। लेकिन जब हम कोवलेंट रिएक्टेंट लेते हैं, कोवलेंट रिएक्टेंट लेते हैं तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड जो होंगे उनको डिसोशिएट होने के लिए और एसोसिएट होने के लिए थोड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो उस रीजन की वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, है ना। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि रिएक्शंस जो होती हैं वो हमारे किस तरह के रिएक्टेंट आप ले रहे हो, रिएक्शन में किस तरह का रिएक्टेंट, उसका नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट और स्लो हो सकता है। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर वन, दैट हाउ नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि आपने रिएक्शन में जो रिएक्शन लेके रखी है उसमें जो रिएक्टेंट होगा आपका उसकी क्या कंसंट्रेशन होगी और जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्या कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, ओवरव्यू दूं, तो यहाँ पे जो रिएक्शन की हम कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं वो किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ लॉज आते हैं, लॉज के बेसिस पे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे आपकी जो कंसंट्रेशन होगी वो रिएक्शन रेट को अफेक्ट करती है, राइट। और यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि जो दो लॉ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसमें से जो ये वाला लॉ है दैट इज रेट लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, राइट। जैसे आप इस तरीके से मान लीजिए कि जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स एक मूवी देख रहे हैं और जो रेट लॉ है बीच में वो हीरो है इस मूवी का। सो इसके इस लेक्चर के आगे आप जितने भी टॉपिक देखेंगे आप सभी टॉपिक में आपको रेट लॉ मिलने वाला है, राइट। सो पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन से ही हम फर्दर रेट लॉ की तरफ फिर जाएंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी लोअर क्लासेस में, है ना। सो व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? हमारे पास एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है a प्लस बी गिव्स अस c प्लस d। सो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा हमारा, दैट इज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है एक्चुअल में ये क्या है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग the rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant raised to their respective stoichiometric coefficient। अब यहां से ही हम आगे बात करेंगे रेट। सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन। पहले तो आपको ये जो डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, कौन सा कंसेप्ट है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कंसेप्ट है। यहाँ पे जो भी इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन होगी दैट एक्सप्रेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी इंस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट मतलब कि हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे जो रेट लॉ है वो किससे रिलेट कर रहा है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, है ना। हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए थे, तो वहीं से ये पॉइंट आ रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही रेट लॉ है हमारा। अब रेट लॉ क्या कह रहा है? रेट लॉ कह रहा है कि हमारे पास कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन है तो वहां पे जो रेट होगा, जो
होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर कांस्टेंट, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट होंगे यहाँ पे वो क्या होंगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होंगे, थ्योरेटिकल नहीं होंगे, पहली बात। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास आ जाता है रेट कांस्टेंट, जिसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो रेट कांस्टेंट होता है ऑब्वियसली वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रेट जो होगा रिएक्शन का वो भी अफेक्ट होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। और उसी हिसाब से हम यहाँ पे के की यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, जो हम आने वाले लेक्चर में उसकी बात भी करेंगे। अभी के लिए आपको रेट लॉ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि रेट लॉ एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, सो रेट लॉ इज, इक्वेशन क्या है उसकी, इसकी इक्वेशन क्या है, रेट इज इक्वल टू के क्या है यहाँ पे बेटे, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए के क्या है यहाँ पे, दिस इज रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। रेट कांस्टेंट के हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के हिसाब से हम उसकी यूनिट्स भी निकालेंगे। अब आप कहेंगे कि ऑर्डर क्या है मैम, बेटा ये जो हम यहाँ पे अल्फा और बीटा लिख रहे हैं ना, अल्फा और बीटा जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये अल्फा और बीटा जो है इनका जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, रिएक्शन का ऑर्डर आता है। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जिस तरह की भी रिएक्शन होगी आपकी वैसे। ठीक है, तो रेट जो होगा रिएक्शन का वो हम फिर निकाल सकते हैं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका उसके रेट क्या होगा, उसकी यूनिट्स क्या होंगी। ठीक है, तो सारी बातें हम करने वाले हैं धीरे धीरे। अभी के लिए आप याद रखो कि रेट लॉ क्या है। तो दिस इज द रेट लॉ डेफिनेशन, ये रेट लॉ की हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। चलिए अब देखो, रेट जो है हमने ऑलरेडी कहा कि रिएक्शन फास्ट है या रिएक्शन स्लो है, रेट भी उसके अकॉर्डिंग फास्ट ज्यादा या कम होगा। सो सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो जब भी हम रेट निकालें हम क्या कह रहे हैं, दैट इज ए रेज टू द पावर ए, बी रेज टू द पावर बी। ठीक है, तो जो स्टोइकियोमेट्री है अगर आप इनका सम ले लेंगे, सम कितना भी आए, 0 1 2, ठीक है, वो क्या होगा, वो ऑर्डर होगा उस रिएक्शन का। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। अब ये ऑर्डर जो है वो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर सारे ही हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में जितना है हम उसी को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। पर कुछ एग्जांपल डेफिनेटली हम लेंगे यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन। सो ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी कि आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन में जो भी हमारे पास पावर आ रही है उस पावर का अगर आप सम ले लेंगे तो जो सम होगा वो क्या होगा बेटे, हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा। सो यहाँ पे रेट कांस्टेंट है के, ठीक है, वो हमें ऑलरेडी पता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए कैसे हम ऑर्डर कैलकुलेट कर, तो एग्जाम्पल से एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन का जब हम रेट चेक करते हैं तो रेट जो है वो ऑब्वियसली H2O2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो H2O2, अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितनी होगी, ऑब्वियसली 1 होगी। ठीक है, सो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तो NH4NO2 ये भी क्या है, एक ही रिएक्टेंट है, इसकी स्टोइकियोमेट्री भी यहाँ कितनी होगी, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टोइकियोमेट्री कितनी, 1। ठीक है, यहाँ पर भी आप 1 मेंशन कर सकते हैं। सो रेट कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, NH4NO2 रेज टू द पावर 1। सो आपके पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना आ गया, 1 आ गया। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है कि रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं। अभी सिंपल वे में आप समझो कि रिएक्टेंट अगर एक है तो आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही जब किसी रिएक्शन में हमारी जो स्टोइकियोमेट्री है वो 2 है या फिर आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट है, तो वहां पर भी क्या होगा, जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मेंशन किया, रेट इज इक्वल टू के HI रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री है वो कितनी है बेटे, 2 है।
इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो गया फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्टेंट दो थे, कौन सा, एक ये वाला रिएक्टेंट और दूसरा O3, तो दो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट हैं। तो आप इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं, दैट इज NO रेज टू द पावर 1 O3 रेज टू द पावर 1, ठीक है। सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा हो गया फिर, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस इज 2 और ये कितना होगा, ऑब्वियसली 1। सो 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो ऑर्डर क्या हो गया फिर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो ऐसी बहुत सारी मल्टीपल रिएक्शंस हैं जहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होते हैं, उतने ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स से होते हैं, डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बट हाँ, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होते हैं। जैसे यहाँ पे 3/2 इसका क्या आ रहा है, इसका ऑर्डर आ रहा है। सो फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। अब देखो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे होंगे, कोई भी कैटालिटिक रिएक्शन है जहां पे आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं बेटा, यूज कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। जब कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो उस रिएक्शन में जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2NH3 और इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एट दिस टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर और कैटलिस्ट यहाँ पे दोनों यूज हो रहे हैं इस रिएक्शन में, है ना। सो जब भी हम कोई कैटालिस्ट या टेम्परेचर यूज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अल्टर होता है, ठीक है। सो दिस गिव्स अस N2 + 3H2, राइट। अब जब हम रेट यहाँ पे निकालेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेट इज इक्वल टू K, और ये क्या है, दैट इज NH3 रेस्ट। वैसे तो रेस्ट पावर 2 है यहाँ पे, है ना, रेस्ट पावर कितना है, 2 है। बट क्योंकि यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, कैटलिस्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, राइट। इसीलिए इस रिएक्शन में जो रेट होगा वो कितना होगा, उसका जीरो ऑर्डर का होगा, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी हमारी ये वाली। इस पॉइंट को ध्यान रखें, किस तरह की रिएक्शंस को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। सो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एंड all catalytic reactions are zero order reaction, very very important. One more example is there, that is 2HI in the presence of gold and heat, it gives us H2 + I2, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपने क्या क्या लेके रखा है यहाँ पे, एक तो टेम्परेचर भी अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा हमने कैटलिस्ट भी लेकर रखा है, ऊपर से रिएक्शन भी आपकी क्या इक्विलिब्रियम पे है। तो इस तरह की रिएक्शंस भी क्या होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। तो रेट जो है वो क्या हो गया, रेट इस तरीके से आप लिख सकते हैं, dx/dt इज इक्वल टू k NH3 रेज टू द पावर 0, और रेट वी कैन से दैट इज इक्वल टू k, और k क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो रेट डिपेंड कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें किसके रिगार्डिंग होगी, ऑर्डर के रिगार्डिंग होगी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव कब होंगी, जब आपके पास कुछ इस तरह की रिएक्शंस आती हैं, 2O3 इक्विलिब्रियम पे है 3O2, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर में भी जीरो, फ्रैक्शनल और इंटीग्रल, रेयरली इट कैन इवन बी नेगेटिव। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज -1। तो यहाँ पे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिसके अंदर हम नहीं जा रहे हैं, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर जो है वो जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है, और इवन नेगेटिव भी हो सकता है। सो द मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब कि कितने स्पीसीज हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। क्या इक्वेशन है, इक्वेशन है हमारे पास N2 + 3H2, इट गिव्स अस 2NH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक स्पीसीज आपके पास क्या आ गया, N2 आ गया, और तीन क्या आ गया बेटा हमारे पास, हाइड्रोजन आ गए। सो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। सो जो मॉलिक्यूलरिटी है, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी हो गई फिर, दैट इज 4। सो इस केस में अगर मुझे रेट बताना हो तो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू N2 रेज टू पावर 1 एंड H2 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल आप कहेंगे कि मैम 1 और 3, तो यहाँ पे तो फिर वही आ गया कि हमने जो पावर लेके रखी थी वही ले लिया यहाँ पे, है ना।
बट यहाँ पे आप डिफरेंस हम देखेंगे अभी कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे N2 और H2 की बात हो रही है कि कितने लिए हैं आपने, कितने रिएक्टिंग स्पीसीज हैं। और उस केस में जब आप हम बात करते हैं वो किसकी करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट्स की बात कर रहे थे जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव थे। तो वो क्या था, ऑर्डर था हमारा। और ऑर्डर जो है वो जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल सब तरह का होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो जीरो नहीं हो सकती, है ना वो नेगेटिव हो सकती है। क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन है तो उस रिएक्शन में ऑब्वियसली आपके पास रिएक्टिंग स्पेसिस जो है, मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो जीरो तो नहीं हो सकते, ना ही तो वो नेगेटिव हो सकते हैं, है ना। सो मतलब कि मॉलिक्यूलरिटी आपकी जीरो, नेगेटिव ये सब नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्डर ऐसा हो सकता है। ऐसे और भी पॉइंट्स हैं जो हमें क्लैरिटी देते हैं कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो चलो उनकी बात कर लेते हैं अभी। लेकिन उससे पहले एक और रिएक्शन देख लो, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर दो तरह की रिएक्शंस देके रखी हैं आपको। H2O2, इट गिव्स अस H2O 1/2O2। यूनि का मतलब होता है जहां पे कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी है बेटे आपकी 1 है। जैसे कि यहाँ पे एक H2O2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कितना है, एक NH4NO2 है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब जहाँ पे एक ही रिएक्टेंट स्पीसीज है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। ऐसे ही आपके पास और भी हो सकते हैं जहां पे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट स्पीसीज होंगे। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज, इट इज सम ऑफ पावर रेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट। एंड दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स हम वहां पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने रिएक्टेंट है वहां पे। सेकेंड इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसको हमने डिराइव किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन हम आगे देखेंगे कैसे हम रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। बट हाँ, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ये। ठीक है। नेक्स्ट इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल और इंटीजर, बट मोलैरिटी कैन नीदर बी जीरो नॉर फ्रैक्शनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने अभी अंडरस्टैंड भी किया ये वाला पॉइंट। तो next point is, order of reaction may have negative value, but molecularity can never be negative. It is assigned for overall reaction. It is assigned for each elementary step of mechanism. मतलब कि जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो ओवरऑल रिएक्शन का लेंगे हम। जैसे मल्टीपल स्टेप्स आ गए तो उसमें जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें कितना आपके पास ऑर्डर बन रहा है। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो हम सिंगल सिंगल स्टेप में भी बता सकते हैं कि इस स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स थे, इस स्टेप में एक मॉलिक्यूल था। तो सिंगल सिंगल स्टेप में भी हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कितनी है। एंड लास्ट वन इज, इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो दीज आर 6 पॉइंट्स। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट आपको 5 और 6 पॉइंट जो है वो लर्न होने चाहिए। दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। और ये क्वेश्चन जो है बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 2 मार्क्स का। ठीक है, तो आप एज इट इज इसको लिख दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स इसके मिल जाएंगे। So that's all for today, and in next lecture we will discuss how to calculate the units of rate constant, right? For first order, second order, third order, इन सभी points की हम बात करेंगे अपने next lecture में। So I'll see you in the next lecture. Keep learning, and if you find these videos helpful, then give a thumbs up and do subscribe my channel. Or if you have any doubt, you can comment in the comment section. If you want these PDF notes, then you can contact me on Telegram. Bye bye.